चलो, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है, महाकाव्य आपका चल रहा था। महाकाव्य आज हम पढ़ेंगे कि महाकाव्य होता क्या है। कल हमने यहाँ पे देखा था, काव्य के स्वरूप देखे थे, खंड काव्य, महाकाव्य। इसके बाद हमने गद्य, पद्य, चंपू, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम महाकाव्य पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैंने बोला भी है कि महाकाव्य में हमको क्या करना है कि पहले हमको ये देखना है, इसकी परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। रचनाएं सबको पता है कि कौन सी महाकाव्य किसकी है, तो ये सबको पता है। अब देखो, महाकाव्य की अगर हम बात करें तो महाकाव्य का अर्थ क्या होता है? इसका तो होता है महान काव्य या विशाल काव्य। तो जब यहाँ पे अर्थ की बात आती है, अर्थ यहाँ पर क्या होता है? या तो महान काव्य, या हम कह सकते हैं कि विशाल काव्य। विशाल काव्य बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाकाव्य के लिए अंग्रेजी में एपिक शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में यहाँ पर इसको एपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? एपिक। ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? तो एपिक कहा जाता है। महाकाव्य भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ, प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। यह विधा यह विधा भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, भारतीय काव्यशास्त्र की प्राचीन प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय विधा है। प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय विधा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो महाकाव्य क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र की सबसे प्राचीन, लोकप्रिय और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विधा मानी जाती है। इसमें यहाँ पर होता क्या है? इसमें यहाँ पर होता क्या है? तो आप लोग यहाँ पर इसमें लिख सकते हो, जैसे परिभाषा के रूप में आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। परिभाषा के रूप में आप लोग लिख सकते हो, होता क्या है? वह काव्य जिसमें महान चरित्र या महान उद्देश्य या गरिमा में उदात्त या महान शैली होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो ऐसी रचना या ऐसा काव्य, वह काव्य जिसमें जिसमें महान चरित्र, महान चरित्र, महान चरित्र, गौरवमय या गरिमा में उद्देश्य या महान उद्देश्य, महान उद्देश्य, महान उद्देश्य या उदात्त शैली का प्रयोग होता है, या उदात्त शैली होती है, उदात्त शैली होती है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? उसे यहाँ पर महाकाव्य कहा जाता है। उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है लाडलो? तो उसे यहाँ पर महाकाव्य कहा जाता है। जब किसी काव्य में महान शैली का प्रयोग हो, महान चरित्र का प्रयोग हो, इसके बाद गरिमा चीज हो, उसमें गरिमामय चीजें हो, तो उसे क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके लक्षण की जब बात होती है, ठीक है ना? हाँ, इसके लक्षण की जब बात होती है तो उस पर भी हम वार्ता करेंगे। पहले आप लिख लो। तो इसे यहाँ पर महान या विशाल काव्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एपिक कहा जाता है। इसके बाद जब यहाँ पे और भी वार्ता होती है, और भी वार्ता होती है, तो महाकाव्य क्या होता है? वह काव्य जिसमें महान चरित्र या यहाँ पर आपकी महान जो चीजें हैं, महान चरित्र हो सकता है आपका। इसके बाद महान उद्देश्य हो सकता है आपका, उदात्त शैली हो सकती है आपकी। तो वो आपका क्या कहा जाता है? तो उसे यहाँ पर आपका महाकाव्य कहा जाता है। दूसरा कंसेप्ट अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा महाकाव्य के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो महाकाव्य के लक्षणों की जब बात होती है तो महाकाव्य के यहाँ पर लक्षण जो होते हैं, महाकाव्य के जो आपके लक्षण होते हैं वो यहाँ पर क्या क्या होते हैं? महाकाव्य के अगर हम लक्षण की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसमें यहाँ पर, इसमें कम से कम, कम से कम, कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। 8 सर्ग होना चाहिए। 8 सर्ग होना चाहिए। सर्गों का नामकरण कथा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सर्गों का नामकरण, जो सर्गों का नामकरण है, सर्गों का नामकरण कथा के आधार पर होना चाहिए। कथा के आधार पर होना चाहिए।
कथा के आधार पर होना चाहिए। तो याद रखना सर्गों का नामकरण जो होना चाहिए, जैसे कथा है, जैसे सुंदरकांड है, उत्तरकांड है, किष्किंधा कांड है, बाल कांड है, जो कथा उसमें है उसी के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस तरीके का। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में प्रत्येक सर्ग के अंत में प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होना चाहिए। आगामी कथा की सूचना होना चाहिए। सूचना होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कि आगे का पार्ट कौन सा आने वाला है। जैसे बाहुबली है तो बाहुबली ने कटप्पा को, आगे की कथा मतलब उसमें पार्ट 2 भी, पार्ट 3 आएगा तो आगे की सूचना होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना भैया, ठीक है ना भैया। इसके बाद यहाँ पे सर्गों का जो भी नामकरण होना चाहिए उसकी कथा वस्तु के आधार पे होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, क्लास में ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा। देखो आपको यहाँ पर जो वर्ग एक वाले बच्चे हैं जिन्होंने नेट भरा है, सेट भरा है, तो सेट में आपको वर्ग एक की क्लास में ही, जो वर्ग एक का बैच है उसमें अलग से एमपी सेट का फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको क्लासें मिल जाएंगी। अपडेट हो गई है बेटा। हाँ, उसको भी बोल दिया एप्लीकेशन वाले को, वो यहाँ पे पब्लिश कर देगा, आज या कल में कर देगा, 24 आवर में। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे महाकाव्य का नायक या तो देवता होना चाहिए या उच्च कुल में उत्पन्न यहाँ पे धीरोदात्त जो यहाँ पे गुणों वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो नायक है, इसका जो नायक है, इसका जो नायक है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नायक या तो देवता होना चाहिए या उच्च कुल का, उच्च कुल का कोई व्यक्ति होना चाहिए। उच्च कुल में यहाँ पर उत्पन्न, उच्च कुल का यहाँ पर क्या, धीरोदात्त, धीरोदत्त होना चाहिए, धीरोदत्त होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना। या कुलीन उच्च कुल का होना चाहिए। नायक यहाँ पर कोई शासक हो सकता है, नायक कोई देवता हो सकता है, नायक कोई महान व्यक्ति हो सकता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखना, अब आता है कि महाकाव्य का जो कथानक होता है वो कैसा होना चाहिए। क्या वर्तमान की घटना पर होना चाहिए, क्या लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, क्या ऐतिहासिकता होनी चाहिए उसमें, क्या पौराणिकता होनी चाहिए। तो महाकाव्य का जो कथानक है ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। महाकाव्य, महाकाव्य का कथानक जो कथा वस्तु है, कथानक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कौमा, ऐतिहासिक कौमा, कौमा लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध या पौराणिक होनी चाहिए, या पौराणिक होना चाहिए, पौराणिक होना चाहिए। जो उसकी कथा वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, या तो लोक प्रसिद्ध या ऐतिहासिक या पौराणिक होनी चाहिए। ठीक है ना। चला गया बेटा फॉर्म तो उसका। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, जो इसमें रस होते हैं तो महाकाव्य में प्रधान रस कौन सा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आ चुका है आपका। महाकाव्य में जो रस होना चाहिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है। महाकाव्य का जो प्रधान रस है, महाकाव्य का प्रधान रस कौन सा होना चाहिए, महाकाव्य का प्रधान रस कौन सा होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाता है, श्रृंगार हो सकता है, वीर हो सकता है, शांत हो सकता है। उसमें सभी रसों का चित्रण भी होना चाहिए। तो देखो प्रधान कौन कौन सा है, शांत, एक वीर भी होता है। तो शांत हो गया, वीर हो गया, और एक यहाँ पे कौन सा हो गया, श्रृंगार। कौन सा हो गया लाडलो, श्रृंगार। ठीक है ना। श्रृंगार तथा, तथा उसमें सभी रसों का, उसमें सभी रसों का चित्रण भी हो, उसमें सभी रसों का चित्रण हो, सभी रसों का चित्रण हो, मतलब ये तो मुख्य होने चाहिए। उसके अलावा उसमें सभी रसों का क्या होना चाहिए, चित्रण भी होना चाहिए। इसके बाद, इसके बाद याद रखना महाकाव्य का उद्देश्य यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्धि होना चाहिए। तो महाकाव्य का जो उद्देश्य है, महाकाव्य का जो उद्देश्य है, महाकाव्य का उद्देश्य, महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये वाला भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष उसमें होना चाहिए। महाकाव्य का आरंभ जो है वो मंगलाचरण या आशीर्वचनों से होना चाहिए। महाकाव्य का जो यहाँ पर आरंभ है, महाकाव्य का जो आरंभ है, महाकाव्य का आरंभ आरंभ मंगलाचरण मंगलाचरण या या आशीर्वचनों से होना चाहिए, आशीर्वचनों से होना चाहिए, आशीर्वचनों से होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अलग अलग, जैसे मान लो जिस भगवान की स्तुति करते हैं तो मंगलाचरण माना जाता है, जैसे गणेश वंदना हम करते हैं तो मंगलाचरण होता है, ठीक है ना। महाकाव्य में दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। महाकाव्य में महाकाव्य में महाकाव्य में दुष्टों की निंदा दुष्टों की निंदा दुष्टों की निंदा तथा सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, तथा सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, सज्जनों की प्रशंसा होना चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। महाकाव्य का नामकरण नायक नायिका या व्रत के आधार पर होना चाहिए। तो नामकरण इसका कैसे होना चाहिए, एक और पॉइंट लिख लो। नामकरण यहाँ पर जो होना चाहिए वो यहाँ पर या तो नायक कौमा नायिका या किस पर भैया, व्रत, जो व्रत होता है तो व्रत के आधार पर होना चाहिए, व्रत के आधार पर होना चाहिए, व्रत के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना भैया। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और भी इसके पॉइंट हैं, और भी हम इसके पॉइंटों को यहाँ पे देखेंगे, अभी तो कम है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। बहुत पहली बार यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे और ये चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, ये चीजें आपको एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिल जाती हैं। महाकाव्य जो है आपका, सबसे पहले हमने देखा कि महाकाव्य में क्या होना चाहिए। महाकाव्य का जो अर्थ है वो यहाँ पे महान काव्य या विशाल काव्य होता है। अंग्रेजी में इसको एपिक कहा जाता है। ये विधा भारतीय काव्य शास्त्र की प्राचीन, सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय विधा मानी जाती है। परिभाषा की बात करते हैं तो वह काव्य जिसमें महान उद्देश्य होना चाहिए, कोई महान यहाँ पे चरित्र होना चाहिए, या उदात्त शैली, महान शैली का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जब हमने देखा तो इसके लक्षण में कम से कम 8 सर्ग, 8 चैप्टर या 8 खंड होने चाहिए, या 8 उसके पाठ होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सर्गों का जो नामकरण है उसके यहाँ पर किसके आधार पर, कथा के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में यहाँ पर क्या होना चाहिए, आगे आने वाले आगामी कथा के आगामी जो पार्ट आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए। इसका जो नायक है देवता या उच्च कुल का आदमी भी हो सकता है, कोई शासक भी हो सकता है, इतिहासबद्ध व्यक्ति भी हो सकता है। महाकाव्य का प्रधान रस शांतवीर श्रृंगार है, लेकिन उसमें सभी रसों का फिर भी क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर ये 3 रस मोस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना भैया। हाँ बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर महाकाव्य का जो यहाँ पे उद्देश्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए। इसके बाद महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण और आशीर्वचनों से होना चाहिए। महाकाव्य में दुष्टों की निंदा होनी चाहिए और यहाँ पे जो सज्जन आदमी उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। महाकाव्य में यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो नामकरण है उसका वो नायक नायिका या व्रत के आधार पर होना चाहिए, या तो नायक के नाम पर होगा, नायिका के नाम पर होगा, या उसके यहाँ पे व्रत के आधार पर होगा। आगे हम जब बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखना, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर यहाँ पर 11 क्या आता है, महाकाव्य में वर्णन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर विविधता होनी चाहिए। महाकाव्य में वर्णन क्या होना चाहिए, विविधता। तो वर्णन में विविधता होनी चाहिए। महाकाव्य के सभी ऋतुओं का चित्रण, तो ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाकाव्य में सभी ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए, सभी ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए, सभी ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए। तो महाकाव्य में क्या होना चाहिए, जो भी आपकी ऋतुएं होती हैं उन सभी का यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य की भाषा पात्र के अनुकूल होना चाहिए। महाकाव्य की जो भाषा है वो पात्र के अनुकूल होना चाहिए। महाकाव्य की जो भाषा है, महाकाव्य की भाषा पात्र के अनुकूल होना चाहिए, पात्र के अनुकूल होना चाहिए, पात्र के अनुकूल होना चाहिए,
पात्र के अनुकूल होना चाहिए। तो महाकाव्य की जो भाषा है वो कैसी पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, इसमें तात्कालिक संस्कृति की भी झलक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, इसमें तात्कालिक संस्कृति की झलक होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए लाडलो, तो तात्कालिक जो संस्कृति है, जो कल्चर है आपका, तात्कालिक संस्कृति की झलक होनी चाहिए। तात्कालिक संस्कृति की यहाँ पर झलक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, अब देखो तात्कालिक संस्कृति हो गई, सभी ऋतुएं हो गई। अब इसके बाद एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जीवन के संपूर्ण पक्षों का चित्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, तो जीवन के संपूर्ण पक्षों का, जीवन के संपूर्ण पक्षों का चित्रण होना चाहिए। पक्षों का चित्रण होना चाहिए, संपूर्ण पक्षों का चित्रण होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसमें जो आपका जीवन है उसके संपूर्ण पक्षों का यहाँ पे जीवन होना चाहिए। महाकाव्य कैसा होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए। महाकाव्य, महाकाव्य कैसा होना चाहिए आपका, तो सुखांत होना चाहिए। महाकाव्य कैसा होना चाहिए, तो सुखांत होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे महाकाव्य में उदात्त भाव होना चाहिए। ठीक है ना, एक और पॉइंट ये भी आ चुका है। तो महाकाव्य में, महाकाव्य में उदात्त, उदात्त भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, उदात्त भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अब देखो इतना सब कुछ हमने देखा, इतना सब कुछ हमने देखा। जब हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो लक्षण हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से होते हैं, अभी हम महाकाव्य के तत्व भी पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला कि आजकल आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन परिभाषाओं से, लक्षणों से, कथनों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन क्या था, वो पूछ लेता था कि ये बताइएगा कामायनी किसका महाकाव्य है, साकेत किसका महाकाव्य है, महाभारत किसका है, रामचरितमानस किसका है, रामचंद्र का किसका है, परमचर्यू किसका है। लेकिन आजकल यहाँ पे क्या आ रहा है, परिभाषाओं से, कि आखिर यहाँ पर इसमें ऐसा होना चाहिए। महाकाव्य की यहाँ पे 5 ऑप्शन दे देगा। जैसे नेट की बात करें अपन, तो बताइए महाकाव्य की इनमें से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, महाकाव्य का कौन सा लक्षण है, कौन सा नहीं है। तो आप लोगों के आंसर ए बी डी ऐसे आंसर आते हैं, बी सी डी ऐसे आंसर, ए सी डी आंसर आते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पर है, कौन सा नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें सभी ऋतुओं का वर्णन भी होना चाहिए, भाषा पात्र के अनुसार या पात्र के अनुकूल होना चाहिए, तात्कालिक संस्कृति का जो यहाँ पर आपका प्रयोग होना चाहिए या उसके बारे में चित्रण होना चाहिए, जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन होना चाहिए, इसके बाद सुखांत होना चाहिए, उदात्त भाव होना चाहिए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और इसमें क्या क्या है, पहले आप नोट डाउन कर लो इसका, और नोट डाउन करके बढ़िया सा नोट्स बना लो, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको बेटा। ठीक है, ओके, हाउ, लिख लो भैया इसको। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से लिख लो। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, हो गया। अब देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं महाकाव्य, महाकाव्य के तत्व कौन कौन से हैं। महाकाव्य के यहाँ पे जब तत्वों की बात होती है तो इसके तत्व यहाँ पर देखना बेटा, इसके तत्व आप लोग जब समझोगे तो यहाँ पर इसके तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है भैया, हाँ सर बहुत सारे तत्व हैं इसके। ठीक है, जी हाँ। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर दिया है, इसके तत्वों की जब वार्ता होती है तो तत्व यहाँ पर इसके कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सभी को समझेंगे।
इसके तत्वों की जब यहाँ पे वार्ता होती है तो वो किस प्रकार से आपकी होती है वार्ता, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझिएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इसको समझना है। अब देखो सबसे पहले इसमें यहाँ पर क्या होता है उसको अपन समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आता है कथानक। क्या आता है लाडलो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, कथानक। ये पहला तत्व होता है। दूसरा होता है चरित्र का चित्रण होता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है लाडलो, चरित्र चित्रण होता है आपका, चरित्र चित्रण होता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर तीसरा जब आएगा तो तीसरे में यहाँ पर क्या होगा लाडलो, तो जो आपका यहाँ पे युग का चित्रण होता है, कौन से युग का है, युग चित्रण भी होता है लाडलो। इसमें क्या होता है लाडलो, युग चित्रण भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर रस का भाव भी होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है लाडलो, तो रस भाव भी होता है। इसमें क्या होता है, रस भाव भी होता है इसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या होता है, रस के भाव के अलावा भी यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है। इसमें यहाँ पे छंदबद्ध रचना होती है तो छंद योजना भी आएगी, बोलो हाउ, तो छंद योजना हो गई भैया, छंद योजना हो गई। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, छंद योजना के बाद एक आता है आपका भाषा शैली और उसके बाद लास्ट में उद्देश्य आता है। क्या आता है, तो याद रखिएगा एक आती है इसमें भाषा शैली, तो भाषा शैली हो गई, भाषा शैली हो गई। और एक यहाँ पर अंत में आता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यहाँ पर उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो, उद्देश्य। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को ये मुद्दा दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर ये मुद्दा दिया गया है, इसको आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो मामला आपका क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो मुद्दा आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये है क्या, आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कितने तत्व होते हैं, तो आंसर में 7 आएगा। क्या आएगा भैया, आंसर में यहाँ पे 7 आएगा। जब भी आपसे तत्व पूछे जाएंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 7 हो जाएगा। ये आपको 7 क्या दिए गए हैं लाडलो, तो ये यहाँ पे आपके तत्व दिए गए हैं। तो महाकाव्य के तत्वों की जब बात होती है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि कौन सा तत्व यहाँ पर किस प्रकार से होता है, कहाँ पर किसका प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा जान लीजिएगा। हाँ सर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जो भी यहाँ पर बच्चे लाइव देख रहे हैं एक एक चीज को बारीकी समझना। अगर आपको जैसे एपी देना है, एपी में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। अगर आपको यहाँ पे टीजीटी पीईटी वर्ग 1 वर्ग 2 भी देना है तो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। आप पुराना पेपर उठा के देख लो कोई भी, वहां से आपको इसमें तत्वों में से क्वेश्चन मिल जाएगा। साहित्य के 4 तत्व हमने पढ़े, अब महाकाव्य के हमको 7 तत्व पढ़ना है। जैसे सबसे पहला कथानक है। कथानक का मतलब क्या होता है, कथा कैसी है आपकी। तो जो यहाँ पर आपकी कथा होती है वो ऐतिहासिक होगी, पौराणिक होगी या लोक प्रसिद्ध होगी। मुख्य कथा के साथ साथ में गौण कथाओं में यहाँ पर कथानक वर्णों, जो कथानक सर्ग होते हैं कथानक सर्गों में यहाँ पे विभक्त होती है। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पहला यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, जो कथानक होता है वो आपका क्या होता है, ऐतिहासिक होगी कथा, या फिर यहाँ पे पौराणिक होगी कथा। कैसी होगी भैया, या फिर आपकी यहाँ पर पौराणिक कथा होगी, या फिर लोक प्रसिद्ध कथा होगी आपकी, या फिर यहाँ पे लोक प्रसिद्ध कथा होगी आपकी, लोक प्रसिद्ध होगी, ठीक है ना। तो 3 तरीके की कथा आपकी यहाँ पे चलती हैं, ऐतिहासिक कथा या पौराणिक कथा। कथानक कैसा होना चाहिए, हाँ जी जो भी आपका नायक है उसका संपूर्ण जीवन का चित्रण होना चाहिए, जो नायिका है उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण होना चाहिए। अब जो कथानक है वो कैसा होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, पौराणिक होना चाहिए, लोक प्रसिद्ध होना चाहिए और मुख्य कथा के साथ गौण कथाओं हो। इसके बाद यहाँ पर कथानक सर्गों में यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। कथानक जो है वो यहाँ पर सर्गों में क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, ठीक है। और जो कथा है, कथा जो है सर्गों में विभक्त हो, सर्गों में क्या हो लाडलो, विभक्त हो, सर्गों में यहाँ पर क्या हो, विभक्त हो, ठीक है। मुख्य कथा के साथ गौण कथाएं भी हों। इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मुख्य कथा के साथ में, मुख्य कथा के साथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मुख्य कथा के साथ में, मुख्य कथा के साथ में गौण कथाएं, मुख्य कथा के साथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो गौण कथाएं होना चाहिए, गौण कथा होना चाहिए, गौण कथा होना चाहिए भैया। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट कथानक का होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे चरित्र किसका, तो जो व्यक्ति है वो उच्च कुल का होना चाहिए, ठीक है ना, देवता या उच्च कुल का। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए, या तो देवता या उच्च कुल का हो,
ठीक है ना। उसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, अधर्म का नाश करने वाला हो, अधर्म का नाश करने वाला हो, अधर्म का नाश करने वाला, अधर्म का नाश करने वाला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए, अधर्म का नाश करने वाला देवता होना चाहिए या यहाँ पे उच्च कुल का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, जो प्रतिनायक का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, महाकाव्य में समावेश होना चाहिए। जो प्रतिनायक है उसमें, तो प्रतिनायक का प्रतिनायक का प्रतिनायक का प्रतिनायक का समावेश होना चाहिए, प्रतिनायक का समावेश होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। तो जो प्रतिनायक होता है उसका भी समावेश होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर देखना युग चित्रण, युग चित्रण यहाँ पर क्या होगा, तो महाकाव्य में चित्रित घटनाओं पर युग का यहाँ पर प्रवाह होना चाहिए। तो यहाँ पर घटना पर उस युग का प्रभाव होना चाहिए, जो घटना है घटना पर उस युग का प्रवाह होना चाहिए, उस युग का प्रवाह होना चाहिए, उस युग का प्रवाह हो, ठीक है ना। जिस युग में जिस युग की यहाँ पे कथा चल रही है उस युग का यहाँ पर प्रवाह होना चाहिए, ठीक है ना भैया। इसमें तात्कालिक संस्कृति की झलक होनी चाहिए, इसमें यहाँ पर तात्कालिक संस्कृति, अभी मैंने पढ़ाया था तात्कालिक संस्कृति की क्या होनी चाहिए लाडलो, तो तात्कालिक संस्कृति की यहाँ पर क्या होना चाहिए, झलक हो, तात्कालिक संस्कृति की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, झलक होनी चाहिए। अब बात आती रस रस में यहाँ पर क्या है, श्रृंगार, वीर और शांत, ये तीन है भैया। यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो एक तो श्रृंगार आएगा, एक यहाँ पर वीर आएगा और एक यहाँ पे कौन सा, शांत। ये तीनों तो प्रधान हैं, हाँ, लेकिन सभी रसों का समावेश भी होना चाहिए। ये यहाँ पर प्रधान है, ये यहाँ पर प्रधान हो और बाकी सभी रसों का समावेश हो, बाकी यहाँ पर सभी रसों का सभी रसों का यहाँ पर क्या हो, समावेश हो, इसमें सभी रसों का क्या हो, समावेश हो। मतलब तीन तो प्रधान हो गए, श्रृंगार, वीर, शांत, ये प्रधान होंगे, बाकी यहाँ पर सभी रसों का क्या होगा लाडलो, समावेश होगा। तो इसका रस भाव होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे छंद का कंसेप्ट किस प्रकार से होगा, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। छंद का जो कंसेप्ट होगा वो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। छंद का जो कंसेप्ट होगा वो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, सुनिएगा। छंद में अगर हम बात करते हैं तो छंद योजना कैसी होनी चाहिए, प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो और सर्ग के अंत में यहाँ पर छंद परिवर्तन हो। तो याद रखना, प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो, प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो, प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो और 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 अंत में और अंत में छंद क्या हो जाए, बदल जाए। तो अंत में यहाँ पे छंद परिवर्तन हो, अंत में यहाँ पर क्या होना चाहिए, छंद परिवर्तन होना चाहिए, अंत में छंद कैसा होना चाहिए, परिवर्तन हो। तो अंत में यहाँ पे छंद में क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। भाषा शैली की जब बात आती है तो भाषा शैली गरिमा में होनी चाहिए, ठीक है ना। भाषा शैली जो है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, उदात्त। तो भाषा शैली यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, उदात्त शैली, उदात्त शैली होनी चाहिए या गरिमा में शैली होना चाहिए, गरिमा में शैली होना चाहिए। तो दो शैली, तो महान शैली, गरिमा में शैली या उदात्त शैली होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं उद्देश्य की, तो उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि यहाँ पर या फिर महान उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा भैया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि, की यहाँ पर सिद्धि हो, ठीक है ना। चलो, ये यहाँ पर इसके क्या थे बेटा, ये यहाँ पर इसके क्या थे, तत्व थे लाडलो। आपको यहाँ पे महाकाव्य पूरा क्लियर हो चुका होगा, महाकाव्य क्या क्या होता है, किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे फैक्ट पढ़ लिए थे अभी तक। आप लोगों ने केवल वो चीजें जानी थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी होंगी, लेकिन ये वाली चीजें आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ पे चीजों को ध्यान रखें। और महाकाव्य आप लोगों का एक भी जो परिभाषा से क्वेश्चन आएगा, भाषा का क्वेश्चन आएगा या फिर आपको व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई। कथानक क्या होना चाहिए, तो कथानक में यहाँ पर
कैसी कथा होनी चाहिए, पौराणिक, ऐतिहासिक, या फिर यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए। इसके बाद चरित्र चित्रण होता है, तो चरित्र में देवता होना चाहिए या फिर कोई यहाँ पे महान व्यक्ति, उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए, कोई शासक भी हो सकता है, कोई ऐतिहासिक बद्ध आदमी भी हो सकता है। युग का जो भी कथा है उस युग का उसमें यहाँ पे प्रभाव दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना अगला कौन सा आता है, रस। रस में कौन सा, श्रृंगार, वीर, शांत, मुख्य, बाकी सभी रसों का समावेश होना चाहिए। छंद में यहाँ पे प्रत्येक सर्ग में एक छंद होगा, लेकिन अंत में यहाँ पे छंद परिवर्तित हो जाएगा। भाषा शैली में यहाँ पर क्या होनी, उदात्त शैली होनी चाहिए या फिर गरिमा में शैली होनी चाहिए। उद्देश्य यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यहाँ पे कामना या यहाँ पे सिद्धि होनी चाहिए, या फिर महान उद्देश्य होना चाहिए। बोलो हाउ, बोलो हाउ। तो यहाँ पर आपका ये महाकाव्य समझ में आया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग बताइएगा। और कितने बच्चे इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप लोगों का यहाँ पर जो कंसेप्ट है, एपी की तैयारी आप लोग कर रहे हो, नेट की तैयारी आप लोग कर रहे हो, और पीजीटी टीईटी की वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन वाला। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।